जय हिंद दोस्तों। मैं शिवाजी सिंह तोमर अभिलाषा क्लासेस से आज आपके सामने लाया हूं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम देखने वाले हैं कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो राष्ट्रवाद का उदय है, वो कैसे हो रहा है, कैसे राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद पूरे यूरोप के अंदर एक नेशन स्टेट की तरह उभरता है। एक स्टेट जो मोनार्कियल स्टेट है, जहां पे मोनार्की अपने चरम पे है, जहाँ कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा है, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, और वहीं पे एक फीलिंग उन लोगों के बीच में आ रही है जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग। तो आज हम देखेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे यूरोप के अंदर राइज कर रही है। तो सबसे पहले उदाहरण हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो की एक आप लोगों को फोटो दिखाई दे रही होगी। अब जब हम इस फोटो को देखेंगे तो इस फोटो के अंदर हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि पहली चीज, फ्रेडरिक सोरो की फोटो में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कई देश हैं, जैसे कि ये फ्रांस, जर्मनी, प्रशिया या फिर रूस वगैरह, ये सारे देश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, लिबर्टी, ठीक, और अपने कलेक्टिवनेस के साथ, कहीं ना कहीं ये कलेक्टिवनेस ही एक नेशन स्टेट की तरह डेवलप होती है, या कलेक्टिवनेस जो बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी, कह सकते हैं जैसे अर्नेस्ट रेनन कहते थे कि जरूरी नहीं है नेशन को बनने के लिए रिलीजन की आवश्यकता पड़े, या रिलीजन की जरूरत पड़े, रिलीजन की नीड हो, या किसी एक लैंग्वेज की नीड हो। जब हमारे अंदर कलेक्टिव यूनिटी ब्रिंग होती है तो हम एक नेशन को फॉर्म करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट हमारे अंदर एक कलेक्टिव यूनिटी है, दैट इज फॉर इंडिया, दैट इज आवर मदरलैंड, दैट इज आवर भारत जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारी कलेक्टिव यूनिटी है। इसी तरीके से आप लोग इनकी कलेक्टिव यूनिटी देख रहे हैं, और ये सिर्फ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, ये फ्रेटर्निटी की तरफ जा रहे हैं, ये इनके यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलीजन का भी प्रभाव है, बट इनका जो मोटो है वो है फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। जैसे कि हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन देखा था, अगर आप लोगों को याद हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था। नेशनलिज्म से पहले हम ये लोग देखो, अगर नेशनलिज्म को हम लोगों को सीखना है या नेशनलिज्म को हमको समझना है, तो हमको सबसे पहले इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि ये नेशनलिज्म होता क्या है। तो जैसे अगर आप लोगों ने दोस्तों एवेंजर्स मूवी देखी हो, तो एवेंजर्स मूवी में एवेंजर्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 या 5 सुपर हीरोज इकट्ठे हो रहे हैं, फिर वो 4-5 सुपर हीरोज अगले एवेंजर में बढ़ के 7 और 8 पे पहुंच रहे हैं, फिर नेक्स्ट सिविल वॉर आ रही है, सिविल वॉर के बाद फिर वो क्या कहते हैं, जो एवेंजर्स इन्फिनिटी एंड एंड गेम है, उसमें आके वो सभी लोग कलेक्टिवली वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड पीस कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सल पीस, पूरे यूनिवर्स की पीस के लिए लड़ रहे हैं, और वो कलेक्टिवली लड़ रहे हैं। उनमें उनकी कोई लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज अलग है, या फिर सभी लोग अलग अलग जगह से, जैसे कोई न्यूयॉर्क से है, तो कोई क्या कहते हैं वकांडा से है जैसे, पर वहां सभी लोग इकट्ठे होके एक सेम मोटो के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही सेम मोटो, पर ऐसा नहीं था कि हमेशा से उनके ये सेम मोटो रहे। जैसे एवेंजर फर्स्ट में उनका मोटो था टू फाइट अगेंस्ट लोकी, एवेंजर सेकंड आई तो एवेंजर सेकंड जो एज ऑफ अल्ट्रॉन था, तो उनका मोटिव था टू फाइट अगेंस्ट अल्ट्रॉन, जो कहीं ना कहीं एवेंजर्स को विश्व शांति का दुश्मन मानता। इसी तरीके से फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो पूरा नेशनलिज्म की जो कहानी है, वो भी कुछ इस तरीके से चल रही है। जैसे पहले की जो बात हो रही है वो डेमोक्रेसी के ऊपर थोड़ी सी स्टार्ट होती है। जब हम यूनान पीरियड देखते हैं तो यूनान के अंदर डेमोक्रेसी का शब्द है, पावर शेयरिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी की सिर्फ बात हो रही है। मोनार्कियल स्टेट से डेमोक्रेटिक स्टेट तक जाने की बात हो रही है। डेमोक्रेटिक स्टेट तक जाते जाते हाँ, कहाँ इक्वालिटी मिलेगी, कैसे लिबर्टी मिल रही है, कैसे फ्रेटर्निटी मिल रही है, कैसे इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, इन सभी पे बातचीत की जा रही है। तो हमको भी ये रास्ता वहां तक कलेक्टिव लेके चलना है। हम भी फ्रांस के अंदर इस चीज को देख के चलेंगे कि पहले वो इक्वालिटी पहुंच रहे हैं, फिर वो लिबर्टी कैसे पहुंच रहे हैं, लिबर्टी से उठ के फ्रेटर्निटी पे आ रहे हैं, और फ्रेटर्निटी से उठ के इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, फिर इक्वल राइट्स से वुमेन्स के राइट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, कलेक्टिव यूनिटी क्रिएट होने के बाद वो एक नेशन स्टेट बन रहे हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो प्रशिया हो, चाहे वो हम लोग इटली का यूनिफिकेशन देखेंगे, चाहे वो हम लोग ब्रिटेन को देखेंगे एक बार,
पर इन सारी चीजों को हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो नेशन स्टेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जहां एक कलेक्टिव यूनिटी हो जाए लोगों की, विथआउट, जरूरी नहीं है कि उनके पास लैंग्वेज की कलेक्टिव यूनिटी हो, कल्चर की कलेक्टिव यूनिटी हो। जैसे कि हमारा हर स्थान पे, जैसे इंडिया का अगर आप उदाहरण लें, हर जगह पे आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर रिलीजन बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है, हमारे ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इस बात को कैसे लिया जाता है, ये भी चेंज हो रहा है। बट क्यों हम लोग साथ जुड़े हुए? क्योंकि हम इसको मदरलैंड मान रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे अभी कुछ केसेस, जैसे फ्रेडरिक सोरियो की हमने ये पूरी एक फोटो देख लिया है कि फ्रेडरिक सोरियो ने क्या इस फोटो के तहत कहना चाह रहा है। तो उसमें हम लोगों को पता है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था। फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसका मोटो क्या है? इक्वलिटी, लिबर्टी, ठीक, और आखिर में फ्रेटर्निटी, ठीक है, समानता, आजादी, और आखिर में बंधुत्व। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर गलत हो सकती है, बट ये सारी चीजें, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये सारी चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो था। कि फ्रेंच, जो हमने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, उसके मोटो आप लोगों को यही पता होंगे, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। उन्होंने कैसे इक्वलिटी के लिए, कैसे लिबर्टी के लिए और कैसे फ्रेटर्निटी के लिए संघर्ष किया है, इस बात को। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखेंगे। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे पहले फ्रेंच एज ए नेशन मेकिंग कैसे हो रहा है फ्रांस के अंदर, उस चीज को पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ नेशन, ठीक। फिर हम यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम देखेंगे। द फीलिंग और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम कल्चरल नेशनलिज्म भी देखेंगे अभी। उसके बाद हम 1830 से लेके 1848 तक का एज ऑफ रिवॉल्यूशन का पीरियड देखेंगे। तो हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन का पीरियड देखेंगे 1830 से लेके 1848 तक। इसमें हम सेल्सिया इवेंट पढ़ेंगे, 1830 का जुलाई रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कैसे इकोनॉमिक ब्रीच आया बहुत बड़ा, उन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद हम दो चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे केस ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली, जर्मनी, और आखिर में हम देखेंगे केस ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन के अंदर कैसे तोड़ाफोड़ी हो रही है, ठीक। और आखिर में इन सभी का कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन भी तो निकलना चाहिए, और वो कंक्लूजन क्या होगा इस बात को देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले नेशनल फीलिंग्स की बात करेंगे, तो नेशनलिज्म आ जाएगा, क्योंकि हम नेशनलिज्म की बात कर ही रहे हैं। और नेशनलिज्म से कब ये लोग इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ गए, इस बात को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। आखिर में नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म डन। तो ये पूरा एक सिनेरियो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जैसे कि हमने बात किया फ्रांस के ऊपर। फ्रांस मूवमेंट जो है, फ्रांस मूवमेंट एक तरीके की प्रयोगशाला है, जहां से ये नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड करेगी। तो हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रांस के अंदर ये नेशनलिज्म आ कैसे रहा है, ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रांस के अंदर क्या आ रहा है, और कैसे इस आइडिया ऑफ नेशन को पावर मिल रही है। तो कौन से मेजर्स होंगे, वो कौन सी चीजें होंगी जिनसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पावर मिलेगी,
ठीक, तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंच नेशनलिज्म को देखेंगे थोड़ा सा। आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1869 में, 1869 और 1879। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1879 के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 के अंदर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 को हम देख रहे हैं अभी, ठीक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, और रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या क्या मेजर्स आ रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले दो चीजें सामने निकल के आती है, एक तो ला पैट्रिया, ला पैट्रिया, और दूसरी आ रही है ला सिटिजन। मतलब सॉरी, पहली चीजों के दो पार्ट है, ए और बी, ठीक। तो ए और बी, तो ठीक। ला पैट्रिया से मतलब है यहां पे फादरलैंड, और ला सिटिजन से मतलब है यहां सिटीजन्स। तो सीधी सी बात है, इक्वल राइट्स फॉर दी सिटीजनशिप। यहां पे जो बात की जा रही है वो इक्वल राइट्स की जा रही है, इक्वल राइट फॉर दी सिटीजनशिप। देखिए कोई भी सिटीजन हो, उन दोनों हर सिटीजन को इक्वल राइट मिलना चाहिए। जैसे कि आप लोग भी, अगर आपके घर में आपको इक्वली ट्रीट ना किया जाए तो आपके लिए भी वो जगह आपकी एक तरीके से क्या कहते हैं, आपके लिए वो जगह आपकी खुद की नहीं होगी, आप उसको अपने से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उस जगह पे अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप इस बात के लिए जरूर प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे साथ इक्वल राइट शेयर करने चाहिए। जैसे अलग एक दूसरे बच्चे को जो मेरी सेम एज का है उसको जैसे ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही ट्रीटमेंट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम घर में भी यही करते हैं घर में, और इस तरीके से ही तो हम उसको अपनी मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं। इसी तरीके से फ्रांस ने भी यही किया। फ्रांस ने कहा जब हमको जब ये देश हमारी पितृभूमि है तो हमको यहाँ पे इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए, तो सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। दूसरी चीज नेशनल एंथम, ठीक है, सेपरेट नेशनल एंथम, अलग से एक नेशनल एंथम बनाया गया, ठीक। तीसरी चीज ट्राई कलर फ्लैग, अलग से एक ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। चौथा नेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस तो बहुत थी पर नेशनल लैंग्वेज के रूप में कौन सी लैंग्वेज आई? दैट इज फ्रेंच। फ्रेंच को एज ए नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया। पांचवी चीज प्रोपोगेशन ऑफ नेशनलिज्म बाय द आर्मी। जो नेशनलिज्म का प्रोपोगेशन हो रहा था तो वो किसके द्वारा हो रहा था? आर्मी के द्वारा हो रहा था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया उस समय। और आखिरी चीज जो थी वो थी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरिंग यूनिट। देखिए जैसे कि हमने देखा दो चीजें आई कि अगर हमारी फादर्स लैंड है तो हमारे पास सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। दूसरा, अलग से उन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया था, ट्राइकलर फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को घोषित कर दिया गया था, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ नेशनलिज्म बाय फ्रेंच आर्मी हो गया था,
प्रोपोगेशन कौन कर रहा था? फ्रेंच आर्मी खुद जाके बता रही थी कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाना है या कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग पे वर्क करना है। ठीक, मतलब हर जगह पे नेशनलिज्म नेशनलिज्म की आपकी पितृभूमि है, आपको इक्वल राइट्स होने चाहिए, इस बात को कौन बढ़ावा दे रहा था? नेशनल आर्मी दे रही थी। ठीक, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबसे बड़ी चीज, कोई भी व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको लॉ के सामने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया था, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया था। ऐसा नहीं था कि राजा वहां बैठे हुए हैं, यहाँ सिस्टम कोई और चला रहा है। ठीक है, पोप अलग सिस्टम चला रहा है, राजा का सिस्टम अलग चल रहा है। तो एक सिस्टम जिससे हाँ हम अपनी बात कह सकते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच आर्मी ने, ये सॉरी फ्रेंच पीपल्स ने या फ्रेंच सोसाइटी ने। ठीक, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरिंग यूनिट, वेट एंड मेजरिंग यूनिट्स। तो एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया था जिसमें क्या कहते हैं, जो मेजरिंग यूनिट्स थी वो सेम थी। ऐसा नहीं था कि फ्रांस से पेरिस पहुंचे तो अलग मेजरिंग यूनिट है, पेरिस से किसी दूसरे शहर में पहुंचे तो अलग मेजरिंग यूनिट है, सेम मेजरिंग यूनिट थी हर जगह पे। डन। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा राइज ऑफ नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइज ऑफ नेपोलियन। rise of nationalism in rise of नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्टी का राइज हम देखेंगे। तो बोनापार्टी के राइज से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि देखिए फ्रांस देखिए नेपोलियन बोनापार्टी ने फ्रांस की एक ऐसी महिला से शादी की जो उस समय क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को जानती थी, जिसकी वजह से इसको कमांडर इन चीफ बनाया गया। कमांडर इन चीफ बनने के बाद इसने फिर इटली पे हमला किया और कई देशों पे फ्रांस का जो क्या कहते हैं एक तरीके से राइज किया, फ्रेंच आर्मी के माध्यम से फ्रांस की जो सीमाओं का एक्सपेंशन किया वो बहुत ज्यादा कर दिया। इसने कुछ चीजें अच्छी की, कुछ चीजें इसने भी खराब की। तो हम ये देखेंगे कि इसने क्या चीजें अच्छी की हैं और क्या चीजें खराब की हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को देखेंगे कि इसके द्वारा अच्छी चीजें क्या क्या की गई है। 1799 में ये इसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया है। फिर 1804 में ये नेपोलियनिक सिविल कोड लेके आया है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नेपोलियनिक सिविल कोड। अब ये कोड क्या कह रहा है 1804 में? तो सबसे पहली बात, इसने क्या क्या अच्छी चीजें की हैं उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। गुड थिंग्स, क्या क्या गुड थिंग्स की हैं वो चीजें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले गुड थिंग्स में आ जाएंगी इसकी, मतलब सबसे पहले इसने क्या क्या अच्छा काम किए हैं, तो उस चीज को देखते हैं हम लोग। तो उस चीज में सबसे पहले आएगा कि पहला काम, इसने राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सभी को दिया। ठीक, इसने क्या किया? अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का अबॉलिशमेंट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्यूडलिज्म क्या होता है? अब भाई फ्यूडलिज्म का अबॉलिशमेंट क्या था? फ्यूडलिज्म क्या होता है? सबसे पहले अबॉलिशमेंट तो चलो ठीक है, दूर की बात है, बट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द फ्यूडलिज्म? ठीक है, तो फ्यूडलिज्म में सबसे पहली बात देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूडलिज्म में ही कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक, ठीक, वो फ्यूडलिज्म का हिस्सा आ जाएगा। फ्यूडलिज्म एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो किंग की पावर होती है, जो एम्परर की पावर होती है, उसको कुछ उसके ब्यूरोक्रेट्स एक तरीके से उसके नीचे उसकी पावर को शेयर कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, सामंत जिनको कहते हैं फ्यूडल्स,
कहते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा पावर को शेयर करते हैं तो सारे अधिकार उन्हीं के पास थे। और फ्रांस के अंदर जो प्रॉपर्टी का अधिकार था सो वो फ्यूडल्स के पास था, या राजा के पास था, या फिर पोप के पास था, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले काम यही किया, इसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करके इसने राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सभी को दिया। ठीक ठीक, फिर इसने अबॉलिशमेंट ऑफ सर्फडम, जो बंधुआ मजदूर बना दिए जाते थे पीजेंट्स, उनका अबॉलिशमेंट किया इसने। जो बंधुआ मजदूरी, जो दास प्रथा का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया उसको। ठीक, तीसरी चीज, बर्थ से जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो उसने खत्म कर दिया। पता चल रहा है एक बच्चे को बर्थ बाय बर्थ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हो गया है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो उसको क्या कहते हैं 100 में से 100 मार्क्स दे दिए जाए, सिर्फ वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है इसलिए। और एक बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छा पढ़ भी रहा है, पर उसको 100, उसको क्या कहते हैं हम लोग 20 या 50 भी मार्क्स नहीं दे 100 में से। तो जो बर्थ से जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, ऐसे सिस्टम्स को उसने खत्म कर दिया। ठीक, चौथी चीज, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ लेके आया। ठीक, सभी कानून के सामने इक्वल होंगे, इस बात को भी लेके आया। ठीक, कानून के सामने सभी लोग कैसे होंगे, इक्वल। पांचवी चीज, इसने क्या किया, इसने जो मेजरिंग यूनिट्स थी उनको सभी को इक्वल कर दिया। मतलब सभी, हर जगह पे जो मेजरिंग यूनिट्स थी उनका एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आया मेजरिंग यूनिट्स में। मेजरिंग यूनिट्स तो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। ठीक, अगली चीज जैसे देखो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यूनिफॉर्मिटी इन मेजरिंग एंड वेटिंग यूनिट्स, अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म हो गया है, अबॉलिशमेंट ऑफ सर्फडम हो गया है, अबॉलिशमेंट ऑफ बर्थ प्रिविलेजेस सिस्टम हो गया है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो गया। इसने क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको इंप्रोवाइज किया। ये तो इसकी हमने अच्छी चीजें देख ली। पहली चीज, अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सभी को मिल गया। अबॉलिशमेंट ऑफ सर्फडम्स, मतलब जो बंधुआ मजदूरी थी उसको खत्म कर दिया गया, अब कोई किसी का बंधुआ गुलाम नहीं होगा। ठीक है, अबॉलिशमेंट ऑफ बर्थ प्रिविलेजेस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बर्थ से प्रिविलेजेस देता था उसको खत्म किया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी लेके आया लॉ के सामने, जैसे कि राजा, मतलब कोई पैसे वाला व्यक्ति है उसको मर्डर करने पे भी फांसी की सजा नहीं है, और एक व्यक्ति जो चोरी कर रहा है सिर्फ उसको भी फांसी की सजा दे दी जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन मेजरिंग एंड वेटिंग यूनिट लेके आया, जैसे हमने पहले समझ भी लिया था। इसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज किया, ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको बहुत अच्छा बनाया। ठीक, अब इसके देखते हैं हम लोग बैड थिंग्स, इसने क्या क्या गलत किए। बैड थिंग में सबसे पहले ये सेंसरशिप लेके आया। ठीक, इसने बोलने का अधिकार ही एक तरीके से छीन लिया, कि अगर प्रेस को या किसी को भी कुछ भी बोलना है या किसी को कुछ छापना है तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी नेपोलियन बोनापार्टी से। तो ऐसे एक सिस्टम को ये लेके आया। दूसरा, इसने वुमेन्स को, वुमेन्स हैव नो राइट, इसमें हम लोग एक चीज भूल गए शायद, एक चीज और यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग।
कि जो स्टेट जनरल सिस्टम था, मतलब जो टैक्सेस क्या टैक्सेस लगेंगे फ्रांस के अंदर, जो इन बातों को बताता था, जो सिस्टम इन बातों को बताता था, वो उस सिस्टम में सबसे पहले राजा वगैरह ही हुआ करते थे। उसने हटा के उन सिस्टम में इलेक्शन स्टार्ट करवाए। इलेक्शंस इन स्टेट जनरल असेंबली। डन। स्टेट जनरल असेंबली में इलेक्शन स्टार्ट करवाए इसने। दूसरी चीज, नो राइट फॉर वुमेन टू वोट। वुमेन्स को नो राइट्स थे, मतलब वुमेन्स को कोई राइट नहीं था वोट डालने का। ठीक। तीसरी चीज, नो राइट फॉर वुमेन टू हैव प्रॉपर्टी। ठीक। चौथी चीज है कि इसने क्या किया कि आर्मी को, मतलब इसने फ्रांस के लोगों को या फ्रांस के जो एक्सपेंशन में जो लोग आ गए थे उन लोगों को फोर्स किया टू ज्वाइन आर्मी। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। तो इसकी ये कुछ अच्छी चीज है और कुछ खराब चीज है। अब भाई क्या था कि ये एक तरीके से, मतलब फ्रांस के अंदर एक समय पे तो बहुत ज्यादा लिबरलिज्म, इक्वलिटीज आ रही थी और फ्रेटर्निटी आ रही थी, पर एक समय एक ऐसा आ गया कि जब जिस देशों पे इसने आक्रमण करके इसको अपने क्या कहते हैं फ्रांस के एक्सपेंशन में लिया था, वो जगह भी इससे कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी। उन लोगों का भी ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये, मतलब बहुत तरीके से मिक्स्ड फीलिंग थी। ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को अच्छा लग रहा था, ऐसा भी नहीं था कि सभी लोगों को बुरा भी लग रहा था, पर ये मिक्स्ड फीलिंग थी। अब कहीं ना कहीं ये खुद भी एक तरीके का डिक्टेटर या फिर क्या कहते हैं हम लोग मुनार्क बन चुका था। तो नेपोलियन बोनापार्टे आते आते मुनार्क हो चुका था। ठीक, इस चीज को याद रखिए। लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म या द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, अब इसमें ये समझने की जरूरत है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो यूरोप में पैदा कैसे हो रही थी। देखिए, यूरोप में दो कम्युनिटी थी, एक तरीके से दो कम्युनिटी थी। एक तरफ तो ओल्ड पीपल्स थे, या जिनको हम कंजर्वेटिव आगे चल के कंजर्वेटिव कहेंगे। एक ओल्ड पीपल थे जो कहीं ना कहीं मोनार्की को पसंद करते थे, मोनार्कियल रूल को पसंद करते थे। पर एक तरफ जो न्यू लोग थे, या इसको ऐसे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसमें हम क्लासेस की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें हम दो क्लास को देखेंगे। एक तरफ तो एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ज्यादा रिच सोसाइटी है, ठीक है, रिच एंड पावरफुल सोसाइटी है। रिच एंड पावरफुल सोसाइटी है। और दूसरी तरफ हम एक सोसाइटी ऐसी देखेंगे जो पुअर एंड हेल्पलेस सोसाइटी है। और इसी समय पूरे विश्व के अंदर हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 1750s के दौर में पूरे विश्व के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में क्या होता है, एक नई सोसाइटी यहां निकल के आती है जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक। और जो ये सोसाइटी है इसको भी एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एरिस्टोक्रेट। आप लोगों को पता है प्लूटो का क्या नाम था? प्लूटो को बचपन का नाम था एरिस्टोक्लीस, ठीक है, ऐसी जनरल नॉलेज थी। और इस सोसाइटी को हम नाम दे देते हैं पीजेंट्स, ठीक, जो लेस पावरफुल हैं और गरीब लोग हैं, ऐसे लोग, ठीक। एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, सॉरी, एक तरफ एरिस्टोक्रेट्स है, एक तरफ पीजेंट्स है। और क्योंकि 1750s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई, तो ये पीजेंट्स में से कुछ लोग निकल के और इनमें से कुछ लोग निकल के मिडिल क्लास में आ गए। जो मिडिल क्लास हुआ उसमें आए बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, फिलोसोफर्स। अब भाई इतने सारे लोग आ गए और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दर्द समझ रहे थे पीजेंट्स क्लास का। वो ये देख रहे थे कि लगातार एरिस्टोक्रेसी जो है वो इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव कर रही है, वो हर जगह पे जाके इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो फिजिकली हो। बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा पीजेंट्स का। तो इसके लिए बिजनेस और जो ये क्लास थी ये एक तरीके से इनका एक नया उदय था। अब ये समझ पा रहे थे पूरे यूरोप के अंदर एक तरीके से ये फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अब देखिए इस समय पे 4 कंट्रीज थी, मतलब 4 कंट्री जो इस पूरे मूवमेंट में, इन 4 कंट्रीज का बहुत पार्टिसिपेशन रहता है। जो 4 कंट्रीज हैं वो है PRAB। पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। इन चारों कंट्रीज के अंदर एक डर आ गया कि यार फ्रांस के अंदर लिबर्टी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, फ्रेटर्निटी की। भले ही नेपोलियन बोनापार्टी कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्टी कुछ गलत भी कर रहा था, पर कुछ अच्छी चीजें भी तो थी जिसमें वो फ्रीडम की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, इन सब चीजों की बातें कर रहा है। तो ये कंट्रीज में जिनमें यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्की अपना रूल कर रही है, ये कंट्रीज क्या चाह रही थी? ये कंट्रीज ये चाह रही थी कि भाई कहीं ये आग जो फ्रांस से निकल रही है वो हमारे देश में नहीं आ जाए, कहीं ये जो फीलिंग है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, ये फीलिंग हमारे देश में नहीं आ जाए। अभी हम देखिए एक चीज समझिए, जो ये फीलिंग्स है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वाली फीलिंग से हम लोग चलेंगे नेशनलिज्म की ओर। ये वाली फीलिंग्स कैसे नेशनलिज्म को क्रिएट कर रही है और वो नेशनलिज्म से कैसे डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स क्लियर हो रहे हैं, ये हम लोग आगे कभी भविष्य में पढ़ेंगे। पर अभी हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, वो ये है कि कैसे, देखिए मिडिल क्लास का जन्म हो चुका है, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बीच में एक मिडिल क्लास भी आ गई है। क्योंकि क्यों आई है? 1750 के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज, अब ये प्रेप कंट्रीज जो है वो परेशान हो चुकी है। वो ये सोच रही है कि अब कहीं ये आग जो फ्रांस में लगी है ये आग मेरे घर तक नहीं आ जाए। अब इस बात की भी चिंता है भाई, और ये लोग अपने लगातार अपनी थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। ये फिलोसोफर्स कई उस समय जैसे जॉन लॉक रूसो आए हैं या फिर कई और भी फिलोसोफर्स हैं, वो इस बात को सोच रहे हैं कि नहीं यार ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, लोगों के बीच में ये फीलिंग आ रही है। चाहे वो पोइट लॉर्ड ब्रायन हो, ठीक है, चाहे जॉन हार्डस हो, ये अब ये सोच रहे हैं कि यार इक्वलिटी चाहिए, हमको भी इक्वलिटी चाहिए, ठीक। जो पीजेंट्स हैं उनको क्यों मतलब इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास ही ये सोच रही है, कुछ पीपल्स अपर क्लास के भी जो हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स में थे, उनको भी ये फीलिंग्स आ गई है कि नहीं यार हम कहीं ना कहीं गलत ही कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी गलत कर रही है पीजेंट्स के साथ, ठीक। अब रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन को ये डर लगने लग गया है और इस डर का सबसे बड़ा कारण है नेपोलियन बोनापार्टे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ही इस पूरी फीलिंग को भाई फ्रांस से लेके जा रहा है प्रशिया तक, ब्रिटेन तक, रशिया तक, ऑस्ट्रिया तक। अब इस बात का डर तो है, तो ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, नेपोलियन बोनापार्टे के साथ अब ये लोग एक युद्ध में भाग लेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये देख लिया हो, इसको लिख भी लिया हो, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग।
तो अब जो हम युद्ध देखेंगे वो युद्ध देखेंगे द बैटल ऑफ वाटरलू। तो हेडिंग डाल लीजिएगा द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हो रही है 1815 के अंदर। ठीक, इसमें एक साइड है नेपोलियन बोनापार्टे, एनबी से समझ लीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्टे, और दूसरी साइड है प्रेब कंट्रीज। प्रेब में पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन आ रही है। ठीक, अब ये कंट्रीज नेपोलियन बोनापार्टे के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और क्योंकि ये पावरफुल कंट्रीज थी, इनकी मिलिट्री भी पावरफुल थी, तो इन कंट्रीज ने नेपोलियन बोनापार्टे को फाइट में हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्टे लूज द बैटल ऑफ वाटरलू। अब जब भाई नेपोलियन बोनापार्टे इस बैटल को, वाटरलू की बैटल को हार गया, तो भाई ये हार सिर्फ नेपोलियन बोनापार्टे की नहीं थी, ये हार उस मूवमेंट की थी जिस मूवमेंट के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी थी, उस मूवमेंट की हार थी। और क्योंकि इस पूरे मुहिम से एक क्या कहते हैं, एक ट्रिटी साइन होती है जिसको हम वियना ट्रिटी कहते हैं, वियना ट्रिटी। और ये वियना ट्रिटी एक वियना कांग्रेस फॉर्म करती है, और वियना कांग्रेस जब फॉर्म हो जाती है तो वियना कांग्रेस को होस्ट कर रहे हैं ड्यूक मैटरनिच, होस्ट ऑफ द वियना कांग्रेस हैं, जो कि जर्मनी के चांसलर भी हैं। सॉरी, जर्मनी नहीं, जो प्रशिया के चांसलर हैं, वो प्रशिया या हाँ प्रशिया या ऑस्ट्रिया, शायद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, जिनका नाम है ड्यूक मैटरनिच। अब भाई वियना कांग्रेस के होस्ट कौन कर रहा है? ड्यूक मैटरनिच। यहां नेपोलियन बोनापार्टे हार गया, और अब इससे ट्रिटी साइन हुई। अब वो ट्रिटी क्या कहती है, अब हम इन चीजों को देखेंगे। ठीक, ये हार सिर्फ क्या कहते हैं, वाटरलू में प्रेब कंट्री या नेपोलियन बोनापार्टे की नहीं थी, ये हार कहीं ना कहीं उस फीलिंग की थी जो लिबर्टी को मांग रही थी, या इक्वालिटी को मांग रही थी, फेटर्निटी को मांग रही थी। इससे बहुत बड़ा झटका लगता है इस पूरे मूवमेंट को, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं वियना ट्रिटी के बारे में, कि वियना ट्रिटी में क्या लिखा है। ये वियना ट्रिटी ऑफ वियना क्या कह रही है, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ट्रिटी ऑफ वियना क्या कह रही है? तो ट्रिटी ऑफ वियना के 3 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले वियना ट्रिटी का पहला पॉइंट है दैट इज अनडू द चेंजेस बाय नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे ने जो चेंजेस लेके आया उसको अंडू कर दो, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दो। नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक, तीसरा क्या कहते हैं, साइंड बाय प्राइव कंट्रीज। इसको हम देखेंगे साइंड बाय प्राइव कंट्रीज, मतलब इसको किसने साइन किया है? प्राइव कंट्रीज ने। ठीक, तीसरा सेटलमेंट ऑफ फ्रांस, सेटलमेंट ऑफ यूरोप या फ्रांस, यूरोप। अब भाई सेटलमेंट से मतलब क्या है, इस सेटलमेंट को देखेंगे कैसे? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि वियना कांग्रेस के समय पे जो ट्रिटी साइन की गई, उस ट्रिटी से जिस सेटलमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, वो कुछ सेटलमेंट इस प्रकार से होता है कि फ्रांस के बगल में, जैसे ये नीदरलैंड बना दिया गया है, जैसे आप लोगों को दिख रहा हो थोड़ा सा खराब सा मैप है, तो ये नीदरलैंड बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वावरा आ गया है यहाँ, ठीक है, स्विट्जरलैंड है ही। ठीक, तो इस तरीके से फ्रांस की जो बाउंड्री एक्सपेंशन है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो फ्रांस के बाउंड्री एक्सपेंशन को खत्म कर दिया जाता है यहाँ पे। देख लिया हम लोगों ने। तो सेटलमेंट ऑफ यूरोप क्या था, ये समझ में आ गया।
अब हम देखेंगे क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टी हार जाता है तो उससे एक ग्रुप हारता है और उस ग्रुप के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जो बैटल ऑफ वाटरलू है उसके बाद जब ये नेपोलियन बोनापार्टी हार जाता है तो एक व्यक्ति की हार और हो जाती है जिसको हम कहते हैं लिबरल्स ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा था जो इन चीजों को सपोर्ट कर रहा था हर कंट्री के अंदर कि नहीं, जो नेपोलियन बोनापार्टी चेंजेस लेके आया है उन चेंजेस को किया जाना चाहिए, वो चेंजेस कहीं ना कहीं सही चेंजेस थे। तो इस बात को अब क्योंकि इसमें 39 मेंबर्स की वियना कांग्रेस बनती है और वियना कांग्रेस में ये मुद्दा रखा जाता तो वो मुद्दा हार जाते, तो कहीं ना कहीं लिबरल्स की इसमें बहुत बड़ी हार हो जाती है। तो अब हम देखिए ये टर्म आ गई है, लिबरल्स की हार हो गई। अब दो टर्म आ रही हैं इसमें, नेपोलियन जो बोनापार्टी है वो लिबरल टर्म को यूज हो रहा है, ठीक है। और जो प्रेप कंट्रीज हैं इसमें एक टर्म आएगी जिसको हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। कंजर्वेटिज्म क्या होती है, अब इस चीज को तो हम दो चीजों को देखेंगे कि लिबरलिज्म क्या होगा और कंजर्वेटिज्म क्या होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा लिबरलिज्म। अब हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म को और लिबरलिज्म को। तो हम दो तरीके के लिबरलिज्म को पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, दूसरा हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। एक तरफ होगा पॉलिटिकल और दूसरी तरफ होगा इकोनॉमिक, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का सबसे पहला पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात की जा रही है। यहां वो बातचीत कर रही है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, उसकी कुछ राइट्स होनी चाहिए, उसकी कुछ आजादी होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहली बात जो है वो है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की। तो सबसे पहले अब जब बात आ गई फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की तो इसमें दूसरी चीज भी आएगी। दूसरी चीज ये होगा कि जो गवर्नमेंट बने वो कंसेंट से बने। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं एक व्यक्ति तय कर दे और गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है। नॉर्म जो गवर्नमेंट बने वो पीपल्स के कंसेंट से बने। गवर्नमेंट शुड बी बाय पीपल्स कंसेंट। देखिए हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट शुड बी बाय पीपल्स कंसेंट। अब तीसरी चीज इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। देखिए इस चीज की बात तो हमने पहले भी की थी कि इक्वलिटी तो होनी चाहिए भाई। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग। इन चीजों की कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम्स में सबसे पहली बात कि जो राइट थे, वोटिंग के जो राइट्स थे वो महिलाओं के लिए नहीं थे। तो राइट फॉर वुमेन्स नहीं था, वोटिंग राइट फॉर वुमेन, नो वोटिंग राइट फॉर वुमेन, नो वोटिंग राइट फॉर वुमेन। वोटिंग राइट वुमेन्स के लिए नहीं थे, ठीक। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम की। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होती है।